नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के इस खास डिस्कशन में यस के B2H पर आपका स्वागत है। आई एम संजीत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई व सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम बायोलॉजी में एक नया सेगमेंट ब्लड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, जैसे ब्लड क्या होता है, विभिन्न तरीके की जो आरबीसी व डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं उनके बारे में, व ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हेमाटोलॉजी। आखिर हेमाटोलॉजी क्या है? हिम प्लस लॉजी। जो ब्लड है यानी ब्लड का जो स्ट्रक्चर है, ब्लड की स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, उसकी क्रिया प्रणाली व उससे संबंधित जो विभिन्न तरीके की डिजीज़ हैं, रोग हैं, उनका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वही क्या कहलाती है? हेमाटोलॉजी कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्लड की स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी व उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसका ही तो स्टडी है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त की संरचना, रक्त की क्रिया प्रणाली एवं रक्त से संबंधित विभिन्न रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी ही तो कहलाता है। तो ये हुआ हेमाटोलॉजी। मनुष्य के शरीर में 5 या 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर ब्लड उपस्थित रहता है। अगर हम आयतन के आधार पर बात करें, आयतन क्या? अगर हम आयतन के आधार पर बात करें तो 1/13 भाग, व द्रव्यमान के आधार पर शरीर का 7 से 8%। मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लीटर ब्लड उपस्थित रहता है। आयतन के आधार पर 1/13 भाग, द्रव्यमान के अनुसार 7 से 8% शरीर का जितना वेट है उसका 7 से 8%। तो ये फैक्ट हुए ब्लड के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ब्लड। आखिर ब्लड है क्या? ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। जो ब्लड है, रक्त है, एक ऊतक है। ये ऊतक क्या होते हैं? ऊतक जो रचना, ऊतक क्या है? जो रचना एवं उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्नता होती है। ऊतक है। सेल्स, जो शरीर की छोटी छोटी सेल्स हैं, वही छोटी छोटी सेल्स मिलकर तो ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ऊतक रचना एवं उत्पत्ति में तो समान हो सकते हैं लेकिन उनके कार्यों में भिन्नता क्या कहलाते हैं? ऊतक। तो इसी तरीके के जो ब्लड है, ब्लड एक तरीके का टिश्यू है, ऊतक है। ब्लड क्या है?
एक तरल है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक फ्लूइड टिश्यू भी कहा जाता है। इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं, संयोजी ऊतक भी कहते हैं। आखिर संयोजी ऊतक क्या है? दो ऑर्गन्स को जोड़ना। संयोजी ऊतक का काम क्या है? तो संयोजी ऊतक जो है वो दो ऑर्गन्स, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड भी क्या करता है कि यह दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। इसलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त एक कोलॉइडल मिश्रण है। रक्त क्या है? रक्त एक कोलॉइडल मिश्रण है तथा कोलॉइडी मिश्रण के रूप में यह एक सॉल है। तो यदि हम रासायनिक शास्त्र दृष्टिकोण से देखते हैं तो ब्लड एक प्रकार का कोलॉइडल मिक्सचर है और कोलॉइडल मिक्सचर के रूप में एक साल है। आखिर ये कोलॉइडल क्या है? वह पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से डिफ्यूज हो जाएं, विसरित हो जाएं। ऐसे पदार्थ जो झिल्ली में से डिफ्यूज हो जाएं, उनको क्या कहते हैं? कोलॉइडल्स कहते हैं। सॉरी। तो जो एक कोलॉइडल मिश्रण है, पदार्थ के जो अणु हैं समान रूप से अगर मौजूद हों, उसे क्या कहते हैं? कोलॉइडल मिश्रण कहते हैं। तो ब्लड जो है रासायनिक शास्त्र दृष्टिकोण से एक प्रकार का कोलॉइडल मिश्रण है और मिश्रण के रूप में क्या है? एक तरीके का सॉल है। तो हम देखें कि बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें कि ब्लड एक टिश्यू है और टिश्यू में फ्लूइड टिश्यू है। फ्लूइड टिश्यू क्यों है? क्योंकि यह तरल है। और यह शरीर के भागों के मध्य विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संवहन करता है। ब्लड का काम क्या है? रक्त पर संचरण करना। रक्त पर संचरण के थ्रू जो ऑक्सीजन है और आयरन संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन एवं विभिन्न तरीके के जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, सर्कुलेशन करता है। इसलिए ब्लड जो है संवहन टिश्यू है, संवहन ऊतक है और यह दो पार्ट्स या दो ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है। इसलिए यह एक तरीके का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। रक्त का 55% भाग, ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा व 45% भाग रक्त कणिकाओं का बना होता है। लेकिन हाँ, जो ब्लड में विभिन्न तरीके की रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं, उन रक्त कणिकाओं का निर्माण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है। शरीर में विभिन्न तरीके की जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होता है।
लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो मेजोडर्म है, मेजोडर्म, रक्त कणिकाओं का निर्माण मेजोडर्म में होता। तो मेजोडर्म क्या है? भ्रूण का जब विकास होता है तो भ्रूण का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर होता है, जिसमें गैस्टूला, ब्लास्टूला इत्यादि अवस्थाएं आती हैं। तो हम यहाँ पर उन भ्रूणीय विकास के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेजोडर्म है वह कहाँ उपस्थित होती है। तो जब भ्रूण का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस समय जब भ्रूण बनता है उसके चौथे सप्ताह में जो पहली लेयर बनती है भ्रूण की, उसके चौथे सप्ताह में ये दूसरी जो लेयर बनती है, यही होता है मेजोडर्म। इसी को क्या कहते हैं? मेजोडर्म। ये जो मिडिल लेयर है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान विभिन्न तरीके की जो ब्लड कार्पोसेल्स हैं, रक्त कणिकाएं हैं, उनका निर्माण मिडिल लेयर यानी मेजोडर्म में होता है। अब देखते हैं कहाँ पर मेजोडर्म उपस्थित होती है। यह भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उस समय की ये एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का फिगर है। तो इसमें प्रिमिटिव नोड, ये जो है ये प्राइमरी स्ट्रिक है, पहली लेयर, ये सेकेंडरी है। तो जो सेकेंडरी लेयर दिख रही है रेड रेड, यहीं से, इसी को कहते हैं मेजोडर्म। तो यहीं पर जो विभिन्न तरीके की डिफरेंट टाइप्स की ब्लड कार्पोसेल्स हैं, रक्त कणिकाएं हैं, उनका निर्माण यहीं पर होता है। तो हम देखें हेमेटोलॉजी क्या होता है। ब्लड क्या है और विभिन्न तरीके की जो ब्लड कार्पोसेल्स हैं, रक्त कणिकाएं हैं, उनका निर्माण किस अवस्था में होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे प्लाज्मा। आखिर प्लाज्मा क्या है? ब्लड है, ब्लड में से, ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में विभिन्न तरीके की प्रोटीन्स, प्लाज्मा, सीरम और विभिन्न तरीके की जो रक्त कणिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा, अगर हम बात करें, सिर्फ कहा जाए कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो ब्लड में से जो विभिन्न तरीके की रक्त कणिकाएं हैं, विभिन्न तरीके की लाल रक्त कणिकाएं व WBCs एवं प्लेटलेट्स को अगर हटा दिया जाए तो शेष जितना पदार्थ बचता है वही क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड में से विभिन्न तरीके की रक्त कणिकाएं, RBC, WBCs व प्लेटलेट्स को हटा दिया जाए तो शेष जितना पदार्थ बचता है वही कहलाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक द्रव्य है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक द्रव्य है और रासायनिक रूप से एक क्षारीय है। इसका pH मान जो होता है 7.4 होता है। pH मान क्या? एक स्केल होता है, अगर 7 से हम नीचे जाते हैं तो उसकी अम्लता जो है बढ़ती जाती है। अगर 7 से ऊपर जाते हैं
तो क्षारता बढ़ती जाती है। और 7 क्या है? उदासीन है। जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। जल उदासीन है। लेकिन जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का पीएच 7.4 है, इसलिए क्या है? क्षारीय है। यह हल्के पीले रंग का दिखता है। प्लाज्मा क्या है? हल्के पीले रंग का दिखता है। पीले रंग का क्यों दिखता है? इसमें एक बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण प्लाज्मा हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता है। और इसमें 90 से 92% जल, 8 से 10% में विभिन्न प्रकार के जो अन्य पदार्थ हैं, जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, हार्मोन्स, एंजाइम्स इत्यादि। इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं 8 से 10% में उपस्थित होते हैं और 90 से 92% सारा जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी प्लाज्मा में कुछ ऐसे पदार्थ भी मौजूद होते हैं जिनका शरीर में हमारे लिए कोई उनका उपयोग ही नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम वेस्ट मटेरियल या वेस्ट पदार्थ कहते हैं। जब हमारे लिए ये वेस्ट है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तब विभिन्न माध्यमों से शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो इनमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ब्लड के थ्रू, फेफड़े के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। यूरिया, यूरिकम, यूरिनेशन के द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। हिप्योक्रिक एसिड, क्रिएटिनाइन और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है? जो यही हम चर्चा किए कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो पीलापन है बिलिरुबिन के कारण होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है। जब हम जॉन्डिस की चर्चा करेंगे, पीलिया की, तो उसमें बताएंगे कि आखिर बिलिरुबिन क्या है। तो प्लाज्मा में विभिन्न तरीके के जो वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम उनको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीनें भी पाई जाती हैं और इन प्रोटीनों का जो निर्माण है, इनका निर्माण यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, इनका निर्माण लीवर में होता है। प्लाज्मा रक्त की जो विस्कोसिटी है, प्लाज्मा क्या है? रक्त की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या है? अगर हम जो जल है उसको गिरा देते हैं तो पानी क्या है? बहता रहता है। तो उसकी जो बहने की दर है वही तो विस्कोसिटी है। शहद को गिराओ और पानी को, ज़्यादा कौन तेजी से बहता है? पानी बहेगा। शहद क्या है? उसकी विस्कोसिटी श्यानताक्रम है। तो प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीनें पाई जाती हैं। ये सभी लीवर अथवा यकृत में निर्मित होती हैं और प्लाज्मा रक्त की श्यानता अथवा विस्कोसिटी के लिए उत्तरदायी है। लेकिन हाँ, विस्कोसिटी के लिए आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्लड की विस्कोसिटी यानी श्यानता के लिए प्राथमिक तौर से उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी बिलिरुबिन,
ऑप्शन सी आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी हैं, लेकिन जब अगर न पूछे कि प्राथमिक तौर से नहीं, रक्त की विस्कोसिटी के लिए जिम्मेदार हैं, तब हम प्लाज्मा मार देंगे। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा जो ब्लड है उसकी क्षारीयता और अम्लता के मध्य क्या करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसलिए यह एक बफर के रूप में भी कार्य करता है। तो ये हुआ प्लाज्मा। देखिए कि जो प्लाज्मा है ब्लड से विभिन्न तरीके की जो ब्लड कार्पोसेल्स हैं, विभिन्न तरीके की जो कार्पोसेल्स हैं व प्लेटलेट्स हैं, उनको हटाने पर जो शेष पदार्थ बचता है वही प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल उपस्थित होता है व 8 से 10% में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं और इसके जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। पीलापन किसके कारण होता है, बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण जो प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। इसमें कुछ बेस मटेरियल भी पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। और प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीनें जो लीवर अथवा यकृत में निर्मित होती हैं। तो ये हम प्लाज्मा के बारे में देखें। नेक्स्ट देखते हैं सीरम। सीरम क्या है? सीरम जो है, चर्चा की है कि रक्त से लाल रक्त कणिकाएं विभिन्न डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स को हटाने पर शेष जितना पदार्थ बचता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में से ऐसे रसायन जो रक्त स्कंदन, स्कंदन क्या होता है, रक्त का जो थक्का बनता है वही तो स्कंदन है, रक्त का जो थक्का बनता वही तो स्कंदन है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे रसायन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी हैं उनको हटा दिया जाए। अब जितना शेष भाग बचेगा क्या कहलाएगा, सीरम। और इस सीरम में विभिन्न तरीके की प्रोटीनें पाई जाती हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। आखिर ये प्रोटीनें क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है, तो आओ देखते हैं। पहली है एल्बुमिन। एल्बुमिन एक तरीके की प्रोटीन है। एल्बुमिन क्या है, एक तरीके की प्रोटीन्स है। इसका काम क्या रहता है, ब्लड में जो वाटर है, पानी, उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करना होता है। ब्लड में, ब्लड एक तरल है, तो तरल कैसे रहा, कुछ इसमें पानी वगैरह होगा, तो इस पानी की जो ब्लड में मात्रा एक सर्टेन बनी रहती है, उसकी पानी की मात्रा को मेंटेन करने का काम किसका है, एल्बुमिन का है। यदि किसी कारणवश रक्त में एल्बुमिन की अगर कमी हो जाए, जो एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं ब्लड में किसी कारणवश यदि कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में रक्त से पानी निकलकर मांसपेशियों और कोशिकाओं के बीच में भरना शुरू हो जाता है। मांसपेशियां, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड में एल्बुमिन की जो एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन प्रोटीन्स की जब कमी हो जाती है, उस दौरान जो ये रक्त है, रक्त से ब्लड निकलकर
मांसपेशियों से बाहर, ये इधर कोशिकाएं हैं, ब्लड और जो मांसपेशियां हैं और जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में भरना शुरू हो जाता है। जब ब्लड भरना शुरू हो जाएगा तो इसी को कहते हैं एडमा अथवा शोथ, और इसी के कारण शरीर के किसी भाग अथवा शरीर का कोई एक भाग या संपूर्ण शरीर में सूजन दिखाई देने लगती है। व्यक्ति जो है मोटा हो जाता है तो जरूरी नहीं कि वो फैट्स के कारण मोटा हो गया है। कभी कभी यही जो एडमा या शोथ है, अगर व्यक्ति के उंगली से दाबूं, क्या करूं, जो एडमा या शोथ से ग्रसित है उसको दबाने से अगर वो पहले अंदर की ओर दब जाए, उसके बाद फिर वही अवस्था में आ जाए, तो ये लक्षण होता है एडमा या शोथ का। तो एल्बुमिन का हम काम देखें कि एल्बुमिन एक तरीके की प्रोटीन्स है, ब्लड में ये पानी की मात्रा को बनाए रखती है। अगर किसी कारणवश ब्लड में पानी की कमी हो जाती है, अगर किसी कारणवश ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ब्लड जो है, ब्लड से पानी निकलकर मांसपेशियों और कोशिकाओं के बीच भरना स्टार्ट हो जाता है। इसी को एडमा या शोथ कहते हैं। इस एडमा या शोथ के कारण किसी एक पार्ट में हो सकता है या संपूर्ण शरीर में हो सकता है, जिसके कारण शरीर में सूजन आ जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एल्बुमिन। नेक्स्ट, ग्लोबुलिन। दूसरी प्रोटीन्स पाई जाती है ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन है सीरम में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन्स है। इस प्रोटीन्स का काम क्या है कि एल्बुमिन के साथ मिलकर के ब्लड में रक्त की जो मात्रा है, रक्त में जो जल की मात्रा है उसका नियमन करता है। यानी रक्त में कितना जल चाहिए, कहीं ज़्यादा ना हो या कम ना हो, इसका जो कंट्रोल किया जाता है वो जो ग्लोबुलिन है एल्बुमिन के साथ मिलकर के कंट्रोल करती है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से आयरन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायरॉक्सिन जो गले में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। और यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज होता है तो जो थायराइड ग्लैंड है इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ग्रोथ हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसे ग्वाइटर कहते हैं। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वह आयरन है। संपूर्ण शरीर में इसका जो ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्लोबुलिन के द्वारा। यदि नमक आयोडीन की कमी होती है, ऐसे में थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज होता है, ग्वाइटर ग्लैंड पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ग्वाइटर ग्लैंड जो है उसमें ग्रोथ होता है, जिससे जो घेंगा है गले में निकल आता है। इसी को कहते हैं ग्वाइटर। तो ब्लड काम क्या है? शरीर में, सारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, जो विभिन्न कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। तो ब्लड में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो आयरन है उसका परिवहन करती है। और यह
इम्यूनोग्लोबिन के रूप में बदलकर शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है उसको मजबूत बनाती है। ये क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र। यदि कोई बीमारी शरीर पर अटैक करती है तो उसके एगनेस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, और ये जो बैक्टीरिया या रोगवाहक प्रवेश करते हैं इनको ये एंटीबॉडी मार देते हैं, जिससे बीमारी समाप्त हो जाती है। तो ग्लोबुलिन जो है इम्यूनोग्लोबिन के रूप में बदलकर शरीर को एक बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम का निर्माण कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोथ्रम्बिन एवं फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रम्बिन एवं फाइब्रिनोजन ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीनें हैं और रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चोट लग गई या कहीं पर कट गया तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उस कटे या जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर पपड़ी बन जाती है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये जो रक्त का जो थक्का बनता है, ये थक्का बनने के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोथ्रम्बिन एवं फाइब्रिनोजन होती हैं। ये दोनों क्या हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। दोनों प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पोसेल्स क्या होती हैं? रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी क्या होती है एवं डब्ल्यूबीसी क्या होती है? तो आज का लेक्चर यहीं तक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व विभिन्न तरीके के जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हैं इनके बारे में नेक्स्ट है। तो यह मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।